हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल EduTree में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHI 144 के इकाई 11 में बखर को पढ़ेंगे और जानेंगे बखर के भाषाई और सामाजिक उत्पत्ति और इसके स्वरूप, संरक्षण और इसकी आलोचना और महत्व को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बखर की हम बात करें तो मराठा राज्य व्यवस्था के निर्माण में बखर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करते हैं। इनमें से कुछ मराठा काल के प्रमुख राज्य अधिकारी की जीवनियां हैं। जब हम बखर की बात करते हैं तो बखर से हमें मराठा साम्राज्य से संबंधित कई राज्य अधिकारियों की जीवनियों की जानकारी प्राप्त होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि बखर से हम मराठा राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे किसी निष्ठावान अधीनस्थ द्वारा अपनी शासक के प्रति लिखी गई रचनाएं प्रतीत होती है। बखर को हम देखें तो बखर से हमें यह प्रतीत होता है कि ये जो रचनाएं हैं वह किसी अधीनस्थ जो लेखक रहे होंगे उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने शासक के प्रति ये रचनाएं रची थी। इस प्रकार वंशात्मक पहचान ने क्षेत्रीय गौरव के साथ मिलकर उस पर आधारित होकर एक सामूहिक गौरवपूर्ण अतीत का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखें तो इस तरह वंशात्मक रूप से क्षेत्रीय गौरव का हमें बखर के अंदर गौरवपूर्ण अतीत के निर्माण का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके भाषाई और सामाजिक उत्पत्ति पर नज़र डालें तो बखर गद्यात्मक ऐतिहासिक आख्यान है जिन्हें 16वीं शताब्दी में रचा गया था, लेकिन इनमें से अधिकांश की रचना 17वीं शताब्दी के आखिर से लेकर आरंभिक 19वीं शताब्दी तक हुई है। ये आख्यान जिनकी संख्या लगभग 200 है, इन्हें महान शासकों की जीवनी, प्रधान परिवारों की वंशावलियों या प्रमुख युद्ध के विवरण के रूप में लिया गया है। ये बखर जो है इसमें मराठा साम्राज्य के महान शासकों की जीवनी, उनके परिवारों से संबंधित वंशावलियाँ तथा प्रमुख युद्ध के विवरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बखर को मराठी की एक गद्य शैली के रूप में जाना जाता है। बखर शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई विद्वानों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। इनमें से कुछ का मानना है कि बखर अरबी शब्द का खबर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय सूचना या जानकारी से होता है। वहीं हम देखें तो SN जोशी इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि बखर अक्सर अधिकांश ग्रंथों के आखिर में आता है। संभव है कि इसकी उत्पत्ति फारसी शब्द खैर या बखेर से हुई हो। वहीं हम देखें तो कई विद्वानों का एक और अन्य समूह है, यह सुझाव देते हैं कि बखर का अनुवाद आख्यायिका है जो खबर अर्थात वार्ता या समाचार से भिन्न है। इसकी उत्पत्ति पुरातन पौराणिक आख्यायिका से हुई है, जिन्हें एक प्रकार का साहित्य, ऐतिहासिक घटना और चरित्रों पर आधारित रचनात्मक कहानियां माना जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो बखर के स्वरूप, विषय वस्तु और समय रेखा पर नजर डालते हैं। मराठा साम्राज्य राज्य की स्थापना 1650 के दशक में हुई थी और इसने व्यापक ऐतिहासिक आख्यानों के सृजन की परिस्थितियों को पैदा किया, जो स्थानीय और व्यापक क्षेत्रीय घटनाओं को आपस में जोड़कर अतीत का उपयोग करते थे, जिनमें से अधिकांश का सार्वजनिक सभाओं द्वारा प्रमाणीकरण दिया जाता था। यहाँ हम बखर के स्वरूप और विषय वस्तु तथा समय रेखा पर नजर डाल रहे हैं। स्वतंत्र मराठा साम्राज्य राज्य की स्थापना 1650 के दशक में हुई थी। इस बखर के अंदर ऐतिहासिक आख्यानों का इस समय जब मराठा साम्राज्य का स्थापना हो रहा था तो यहाँ इस समय ऐतिहासिक आख्यानों के सृजन की एक परिस्थिति पैदा हुई, जो स्थानीय और क्षेत्रीय घटनाओं को आपस में जोड़कर अतीत का उपयोग करते थे और अधिकांश का सार्वजनिक समारोहों द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता था।
बखर को अधिकांशतः गद्य रूप में लिखा गया है। इसकी प्रधान शैली किसी विशेष मामले के संबंध में एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ को लिखे गए पत्र के रूप में थी। बखर को जो है अधिकांश रूप में देखें तो गद्य के रूप में लिखा गया है। इसकी जो प्रधान शैली किसी विशेष मामले के संबंध में ऐसा है कि इसमें किसी उच्च अधिकारी को उसके कनिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखे गए पुत्र के रूप में इसकी शैली नजर आती है। यह विवरण कई पृष्ठों तक फैले हुए हैं और कई प्रकार के भाषाई प्रभाव में लिखा गया है। स्थानीय मराठी कहावतें, फारसी प्रशासनिक शब्दावली और संस्कृत के मुहावरों के साथ घुली मिली है। अगर हम बखर की बात करें तो इसमें जो हमें भाषाई शैली नज़र आती है उसमें मराठी, फारसी तथा संस्कृत की घुली मिली शैली हमें भाषाई शैली देखने को मिलती है। इसके अंदर देखें तो कई रोजाना के प्रशासनिक मामलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें तथ्य और कथाएं आपस में मिलकर अतिशयोक्तिपरक चित्रण पैदा करते हैं, यानी कि इसमें जो तथ्य हैं और कुछ कथा को मिला करके इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया गया है। पौराणिक दंत कथाएँ, दैवीय हस्तक्षेप और शारीरिक शक्ति की नाटकीय कथाएँ प्रशासनिक तथा सैन्य प्रक्रियाओं के नियमित विवरण के साथ साथ नजर आती है। यानी कि इसमें देखें तो पौराणिक कथाओं के अनुरूप ही कहीं कहीं हमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया प्रतीत नजर आता है। वहीं इसकी समय रेखा की बात करें तो आरंभिक मराठी बखर 16वीं शताब्दी का है, लेकिन इनमें हम देखें तो अधिकांश की रचना 17वीं शताब्दी के आखिर से लेकर 19वीं शताब्दी तक की गई प्रतीत होती है। यद्यपि कुछ विद्वान इनके मूल को और भी पहले के काल में स्थापित करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसकी मूल जो प्रारंभिक लेखन है उसको 16वीं शताब्दी से पूर्व के समय भी रचना इसकी मानते हैं। वहीं हम यहाँ देखें तो बखर में जो जानकारी हमें नज़र डालते हैं तो इसमें अलग अलग बखर की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे सभासद बखर, चिटनीस बखर। इसी प्रकार हम देखें तो भाव साहे बांची बखर, मही कवातीची बखर इत्यादि हमें इसमें बखर के कई रूप अलग अलग रूप देखने को मिलता है। अगर हम इसके संरक्षण, लेखत्व तथा प्रामाणिकता पर नज़र डालें तो बखर विवरण उस कानूनी और अधिकारी तंत्र की दुनिया में उदित हुए जो दक्खन के समय के साथ साथ विकसित हुआ था। बखर इतिहास लेखन की एक केंद्रीय विशेषता सत्ता के वर्णन जो मराठा राजनीतिक परिवेश में विभिन्न अभिकर्ताओं की वैधता के दावों को सामने रखते थे तथा उस निर्लिप्त आलोचनात्मक स्वर जिसने नैतिक दुनिया के भीतर से इन ऐतिहासिक चरित्रों, घटनाओं और परिणामों पर टिप्पणी की। वहीं हम देखें बखर जो है एक कानूनी और आधिकारिक तंत्र की दुनिया में उदय हुआ था जो दक्खन के उदय और उसके अपघटन के समय के साथ साथ विकसित हुआ है। बखर इतिहास लेखन की एक केंद्रीय विशेषता और मराठा सत्ता के वर्णन तथा उसके राजनीतिक परिवेश के विभिन्न घटनाओं और दावों को सामने प्रस्तुत करता है तथा उस आलोचनात्मक स्वर में जो उस नैतिक दुनिया के ऐतिहासिक चरित्रों, घटनाओं और परिणामों पर टिप्पणी भी करता है। ये विवरण उन लिपिकों पर पढ़े लिखे अधिकारियों की सामाजिक दुनिया को सामने लाते हैं जिन्होंने इनकी रचना की थी। बखर हमारे सम्मुख अधिकारीय तंत्रीय मराठा राज्य के विशिष्ट लेखन कौशल का एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं जहां लिखित शब्द फलता फूलता बौद्धिक उद्यम बन गया था। कागज पर लिखी गई सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए उनको बोल कर लिखवाने वाले इन पत्रों को लिखने तथा पहुंचाने वालों की आवश्यकता थी। यहाँ हम देखें तो बखर जो है हमारे सामने अधिकारी तंत्रीय मराठा राज्य के विशिष्ट लेखन कौशल का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। जहाँ हम देखें तो वहाँ
शब्दों को हम फलते फूलते तथा उसकी बौद्धिक क्षमता के गुण हमें वहाँ देखने को पनपता हुआ दिखता है। वहीं अगर हम बखरों की आलोचना और महत्व की बात करें तो प्रख्यात इतिहासकार वीके राजवाड़े ने बखरों के विवरण की उनकी अतिशयोक्ति, अनैतिहासिकता, कालक्रम के भ्रम और कल्पनापूर्ण कथाओं के प्रति प्रेम के कारण आलोचना की है। यहाँ प्रख्यात इतिहासकार वीडी राजवाड़े ने बखर में जो एक प्रकार की अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना तथा अपने संरक्षणदाता के प्रति कल्पनापूर्ण तथा काल भ्रम मतलब समय का इसमें कोई विशेष यथा स्थिति का जिक्र न मिलना और कल्पनापूर्ण बातों की जो मिलावट है इस शैली का वे आलोचना करते हैं। अधिकांश बखर विशेष शासकों और सरदारों के प्रति निष्ठापूर्वक जुड़ाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि अधिकांश बखर जो हैं वे संरक्षणदाता शासकों और सरदारों के प्रति अपनी निष्ठा और जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। औपनिवेशिक काल में इतिहासकारों ने बखरों के पक्षतापूर्ण झुकाव को एक कमी के रूप में देखा है। वहीं अगर इसके महत्व की बात करें तो बखर से हमें मराठा साम्राज्य के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन उस समय के जो शासक थे या प्रमुख योद्धा थे चाहे प्रमुख सरदार थे उनकी जीवन तथा यही नहीं हमें जो पानीपत का युद्ध है इसके बारे में भी विशेष रूप से इन बखरों से ही जानकारी प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं कि मराठा का इतिहास अगर हम लिखें तो बखरों के बिना मराठा इतिहास लिखना असंभव प्रतीत होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बखरों के बारे में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम बुरंजी क्या है को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर चैनल आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।